नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दशानन, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इधर उधर पड़े धूल चाट रहे चड्डी सैनिकों को कुचल डालने के लिए हमारे सैनिक हाथी लेकर आ रहे हैं। इन्हें लीद करवाने की दवा दे दी गई है ताकि ये चड्डी सैनिकों पर ढेर सारे लीद करके उन्हें लीद में दबाकर मार डाले। भागो, हमारी योजना नाकामयाब हो गई। पर ये तो भाग रहे हैं। उन्हें मार भगाना ही तो हमारा उद्देश्य है। उनका जादू इंसानों पर चल रहा था। शुक्र है ये बात मेरी समझ में जल्दी ही आ गई। शीघ्र ही मुबारक हो महाराज, शत्रु को सीमा पर खदेड़ दिया गया है। वाह, किंतु सेनापति, ये सैनिकों ने टोकरे में क्या भर रखा है? भागते चड्डी सैनिकों की चड्डियां। हाथियों ने अपने सूंड से भागते सैनिकों की चड्डियां भी खींच ली। वाह, फिर तो आज इन्हें खूब गन्ने खिलाओ। राजा चक्रम सिंह भी उसी मार्ग से होकर विशालगढ़ की ओर बढ़ रहा था। अरे, कौन हो तुम लोग? मेरा मार्ग क्यों रोक रखे हो? महाराज, हमारे मुंह पर हाथी की लीक चिपकी है, इसलिए आप हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं हींगा सिंह हूँ, आपकी चड्डी सेना का सेनापति। हींगा सिंह ने पूरी दास्तान कह सुनाई। ओह ओह, हाथी की लीद और उसकी गंध ही तो उस शक्ति की काट भी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, जिससे शत्रु का वार उल्टा उसे ही लगता था। इसलिए ही तो मैं हाथी लेकर आ रहा था। च्याओ आ! सत्यानाश, 1/4 राज्य मारा गया। ओह आ! इस हाथी को क्या हो गया? गुर्र! एक तो इतनी दूर से अपनी पीठ पर बैठा कर ला रहा हूं, ऊपर से बेफालतू में अंकुश मारता है। चल नीचे। च्याओ! गुर्र! राजा चक्रम की योजना तो व्यर्थ चली गई थी, किंतु बाकेलाल की इच्छा पूर्ण होने वाली थी। बाकेलाल, अब तो 1/4 राज्य मुझे तुम्हें सौंपना होगा। ये रहा पूरब दिशा के चौथाई हिस्से के तुम्हें सौंपे जाने की राजाज्ञा। अब वहां तुम्हारी चलेगी। इसकी क्या आवश्यकता थी महाराज? इसी की तो आवश्यकता थी। बाके, इसी बात पर एक पुच्ची तो दे। अवश्य महाराज। बोलो चौथाई विशालगढ़ के राजा बाकेलाल की जय। फिर अपने कक्ष में लौटकर वो मारा पापड़ वाले को। ओए बल्ले बल्ले, चाहे चौथाई भाग का ही सही, मैं राजा तो बन गया। इस बार बिना योजना बनाए ही तो मैं तो बन गया राजा। राजा चक्रम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विशालगढ़ का चौथाई हिस्सा मेरे हाथ से निकलकर उस कमबख्त बाकेलाल के हाथ में चला गया, जबकि उसे प्राप्त करने की योजना मैंने बनाई थी। महाराज, गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि हमने आपका क्रोध शांत करने के लिए जितने भी कांच का सामान रखा था वो सारा आप तोड़ चुके हैं। खनाक! मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ और कांच का सामान लाओ। कांच का तो नहीं मिला महाराज, मैं कुम्हार से मिट्टी के घड़े इत्यादि ले आया। कोई बात नहीं, मुझे तो फोड़ने से मतलब है, क्योंकि गुस्से में मैं कुछ फोड़ फाड़ ना करूं तो मुझे मजा नहीं आता। फड़ा, फोड़ फोड़। थोड़ी देर बाद, महाराज, मैं पीकदान ले आया हूं, अब तो गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि कुम्हार द्वारा लाए गए मिट्टी के सारे बर्तन भी आप फोड़ चुके हैं। 1/4 तो गया, किंतु अब भी विशालगढ़ के 3 हिस्से पड़े हैं, जिन्हें 3 और हमले करके और फिर उनसे उनका बचाव करके मैं राजा विक्रम सिंह से पुरस्कार स्वरूप ले सकता हूं। सेनापति हिंगा सिंह, मेरा अगला शिकार होगा प्याजा। प्याजा को जगाओ, मैं इसके पाँव में गुदगुदी करके इसे जगाता हूं महाराज। विशालगढ़ में सभी को इस बात की जानकारी थी कि अभी 3 संकट और आने हैं, और हमें जब तक ये ना मालूम हो कि वो संकट किस प्रकार के होंगे, हम उनका मुकाबला करने के लिए कोई भी योजना नहीं बना सकते। किंतु हमें हर समय सावधान रहना होगा। मुझे भी, क्योंकि अगर मैंने शेष 3 संकटों से भी विशालगढ़ की रक्षा कर दी तो मुच्छर को विशालगढ़ के बाकी 3/4 हिस्से भी मेरे नाम करने पड़ेंगे। इस प्रकार मैं बन जाऊंगा पूरे विशालगढ़ का राजा। विशालगढ़ के सब्जी मंडी में पड़ चुके थे दूसरे संकट के खौफनाक कदम।
सब्जी मंडी में जितने भी प्याज हैं सब प्याजा के हवाले कर दो, क्योंकि ये मेरा आहार है। अन्यथा जब तक मैं यहाँ रहूँगा मेरे मुंह से प्याज की तीव्र पुकार निकलती रहेगी, और अगर मैं अधिक समय तक रुक गया तो मसलते मसलते तुम्हारी आंखें अंधी हो जाएंगी। आ! इसके आगमन के साथ ही जलन के कारण हमारी आंखों से पानी निकलने लगा है। अबे पानी नहीं, आंसू बोल, आंसू। हाँ, जैसे घरवाली के प्याज काटने पर निकलते हैं। कमबख्त मुझे जल्दी से काम पर भेजने के लिए सुबह सुबह ही प्याज काटने शुरू कर देती है। भागो, वरना ये प्याज के साथ साथ कहीं हमें भी ना खा जाए। सारी सब्जी मंडी के प्याज खा जाऊंगा। सब प्याज हजम हो गए। डकार। अब चलता हूँ महल, जहाँ पहुँचकर मुझे प्याज की इतनी भयंकर बदबू और फुकार छोड़नी है कि या तो सबकी आंखें अंधी हो जाए, अन्यथा सब महल छोड़कर भाग जाए। उस समाचार ने महल में खलबली मचा दी। क्या? प्याज की तीव्र गंध की पुकार छोड़ने वाला विशालकाय राक्षस प्याजा प्याज की भयंकर गंध छोड़ता हुआ महल की ओर आ रहा है? जी हाँ महाराज। वो जहां जहां से गुजर रहा है उसकी पुकार के प्रभाव से लोगों की आंखों में भयानक जलन मच रही है और वो आंसू बहाने पर मजबूर होते जा रहे हैं। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उस राक्षस से कह दे हमें भूल जाए। आंखें बंद करने से भी आंसू बहने बंद नहीं हो रहे हैं। ओह, हमारी आंखों में भी जलन होने लगी है। मेरी भी आंखों में प्याज की जलन मच रही है। इसका मतलब प्याजा यहाँ तक आ पहुंचा है। भाकेलाल, यही है दूसरा संकट। या तो महल छोड़कर भाग जाओ या फिर आंखें मसल मसल कर अंधे होने के लिए तैयार हो जाओ। सेनापति अपने सैनिकों को लेकर पहुंचा। इस पर तीर भाले फेंको। तीर भाले तो तब फेंके जब हमारी आंखों से आंसू बहने बंद हो जाए और हम आंखें मसलना बंद कर दे, ताकि हमें प्याजा दिखाई दे। कमबख्तो, मैं कहता हूं उस ओर तीर चलाओ, राक्षस प्याजा उधर ही है। साय साय, आप किधर तीर भाले चलाने को कह रहे हैं? हमें आपका इशारा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमारी आंखें बंद है। फिर भी हम तीर भाले फेंक देते हैं। तीर भाले ब्रिज पर बैठे कौवों को लगे और काऊ, हमें, अबे हमने क्या किया है जो हमें तीर मार रहा है? इन्हें ठोंग मारो। ये तो कौवे हैं, हम पर दोहरा हमला हो गया। आ! दोहरा नहीं, तिहरा। मेरी प्याज गद्दा भी अब तुम्हें मारेगी। वही हुनप्पा दे क्यों सेनापति जी? बाकेलाल तथा विक्रम सिंह पानी की छींटे आंखों पर मार रहे थे। पानी के छींटे मारने से आंखों में जो प्याज का रस चला गया है वो धुल जाएगा, किंतु बाकेलाल इस संकट को कौन हल करेगा? छपाक छपाक। संकट हल करने के लिए तीव्र रफ्तार से बढ़ा चला आ रहा था राजा चक्रम। प्याज के पानी की काट है पानी, और मेरे पास है जल बादल बूटी, जिसे वायु में छिड़कते ही कृत्रिम बादल मटाने लगते हैं और भारी वर्षा आरंभ हो जाती है। मैं राक्षस प्याजा से लोगों को बचाने के लिए वहां इसी बूटी का प्रयोग करूंगा। और इस बार मैं सफल होकर रहूंगा। एक बार 3/4 राजपाट मुझे मिल गया तो फिर मैं चौथा भी बाकेलाल से कोई तिकड़म भिड़ाकर प्राप्त कर दूंगा। बाकेलाल के कहने पर सेनापति को बता दिया गया कि प्याजा की तीखी गंध की काट पानी है, लेकिन अगर सेनापति जल से अपनी आंखें धोते तो फिर शस्त्र कैसे चलाते? खूब आंखें धो लो ताकि मुझे तुम्हें पीटने का खूब अवसर मिले। छप छपाक। कमबख्तो, कुछ सैनिकों पानी फेंकने का काम करें, कुछ शस्त्र चलाने का। कुछ सैनिक सशस्त्र सैनिकों की आंखों पर पानी फेंकें ताकि उनके हाथ शस्त्र चलाने के लिए स्वतंत्र रहें। छपाक छपाक। ओह, पानी के धक्के से सैनिक गिरे जा रहे हैं। खटाक खटाक। बाकी गिरेंगे प्याजा की मार खाकर। मैं आंखें खुली रहने का अवसर ही नहीं देता। बाकेलाल का मस्तिष्क इन संकट से उबरने का हल फटाफट सोचने में लगा था। बाकेलाल, अगर संकट में तूने राजा विक्रम सिंह की मदद कर दी तो तुझे 1/4 राज्य और मिल जाएगा। इस प्रकार तू आधे राज्य का राजा बन जाएगा। जल्दी सोच इस संकट का हल। ओह ओहो। बाकेलाल, कहीं हम अपने आंसुओं की बाढ़ में ही डूबकर ना मर जाएं। मुझे प्याजा से निपटने की एक तरकीब सूझ गई है महाराज। मैं अभी आता हूं, आप ध्यान रखिएगा कि तब तक प्याजा पर कोई दूसरा व्यक्ति वार ना करे, क्योंकि इसे मैं ही मारूंगा।
बाकेलाल द्रुत वेग से रथ दौड़ाता महल से निकला। ओह, घोड़े की भी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर इनकी लगाम तो मेरे हाथ में है। मैं इन्हें रास्ता दिखाता जाऊंगा। धकड़ 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 रथ दौड़ाता बाकेलाल सीधा पहुंचा तपोवन और बू। तपोवन में मैं आंसू देवता को प्रसन्न करूंगा, ताकि कम से कम वो मेरी आंखों में आंसू बहाने तो बंद कर दे। बू। वो रे ऋषि दुखाचार्य। बाके ने आओ देखा ना ताओ ऋषि दुखाचार्य को उठाकर अपने कंधों पर लादा। अरे, ये तुम क्या तल रहे हो? मैं तुम्हें थाप दे दूंगा। बू। मुझे पता है तुम सांप नहीं थाप दोगे, और वो मुझे लगेगा नहीं। किंतु इस वक्त मुझे एक नेक काम के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस नेक काम में मेरी मदद करोगे भी। आ चलो बे घोड़ो, पहले से भी तेज भागना कम भक्तो। अगर मेरे पहुंचने से पहले प्याजा को कुछ हो गया तो तुम्हें प्याज के रस के कुंड में डुबोकर मार डालूंगा। हिया धगड़ 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 तीव्र गति से रथ दौड़ाता बाकेलाल सीधा महल पहुंचा, जहां प्याजा ने उत्पात मचा रखा था। ओह, यहाँ तो लोगों के आंसुओं से बाढ़ आ गई है। छपाक छपाक, पर अब ये बाढ़ थम जाएगी। ऋषि दुखाचार्य चल नीचे। मैं गीला। हिन। ये तो बाकेलाल की आवाज है। बाके आ गया। वो देखो, वो रहा शत्रु प्याजा, जिसकी मृत्यु तुम बनोगे। धार मगल, मैं इति तैते मालूंगा। मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें हंसी आएगी। तब तुम्हारे शरीर से कांटे निकलने लगेंगे। यही कांटे प्याजा की मृत्यु बनेंगे। तुम्हारी मुते देखते ही फिर से मेरी हड्डी टूट गई। ऋषि दुखाचार्य की आंखों में तो पहले ही प्याज का रस भरा है, इसलिए प्याज का उसकी आंखों पर कोई असर नहीं हो रहा। किंतु बाकेलाल की आंखों में फिर से जलन शुरू हो चुकी थी। बाकेलाल, कांटे निकलने पर मुझे असहनीय पीड़ा होती है। मानवता की भलाई के लिए तुम्हें तब तक हंसते ही रहना है जब तक दुष्ट प्याजा जीवित है। मेरी सूरत देखते हुए आगे बढ़ते रहो। प्याजा का ध्यान तुम्हारी ओर नहीं है। तुम भागकर अपनी पूरी ताकत से प्याजा से जा टकराओ। आज तो बाकेलाल मानवता की भलाई की बातें कर रहा था, और मेरी मृत्यु ऐसे ही कटीली ऋषि के कांटों से होनी थी। धार खचाक आ। और ये क्या? मैं हंस रहा हूं, फिर भी मेरे शरीर से कांटे गायब हो गए, और मेरा तोतलापन भी दूर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने मानवता की भलाई का एक बड़ा काम किया है। हमारी आंखों की जलन भी खत्म हो गई। उफ, इसमें से प्याज की बदबू अभी भी आ रही है। इससे पहले इस नामुराद का शव उठाकर सीमा के बाहर फेंको। राजा चक्रम को उसी वक्त घोड़ा रोक देना पड़ा। अरे, ये तो प्याजा है, जिसके आतंक से विशालगढ़ वासियों को मुक्त करवाने के लिए मैं निकला था। किंतु इसे किसने मार डाला? इसकी आंखों में अवश्य ही इसके हत्यारों की तस्वीर छप गई होगी। काऊ काऊ। ओह, चील कौवे इसकी एक आंख तो खा गए, पर दूसरी सलामत है। देखूं उसमें किसकी तस्वीर है? ओह, ये तो वही बाकेलाल है, जिसके कारण चड्डी सैनिकों को अस्पताल का मुंह देखना पड़ा था। एक बार फिर मेरी योजना इस बाकेलाल के कारण सफल होने से रह गई। घुर्र, मुझे इस बार भी चौथाई राज्य नहीं मिला। थड़ थड़ थड़। लेकिन बाकेलाल को इस बार भी चौथाई राज्य मिल गया था। बाकेलाल, ये लो पश्चिमी राज्य की बागडोर का फरमान। इसकी क्या जरूरत थी महाराज? जरूरत तो इसी की थी। फिर आधा राज्य तो मिल गया, बाकी आधा राज्य भी मैं इसी प्रकार प्राप्त कर दूंगा। बाकी बेटा, इस बार बिना कोई योजना बनाए ही तुझे सफलता मिल ही चली जा रही है। किंतु राजा चक्रम को मिल रही थी असफलता पर असफलता। ये अब क्या कह रहे हैं महाराज? घर का कीमती सामान क्यों फोड़ रहे हैं, जबकि मैं आपका क्रोध शांत होने तक फोड़ने के लिए कुम्हारों से बहुत सारे कुल्हड़, मटके, सुराही इत्यादि लाया हूं। ये क्रोध भयानक है सेनापति हिंगा सिंह। ये तभी शांत होगा जब मैं ऐसी ही वस्तुएं फोड़ूंगा। ये क्या किया महाराज? पलंग भी फोड़ दिया। अब आप सोएंगे किस पर? मैं बोरी बिछाकर जमीन पर सो जाऊंगा सेनापति, तुम मेरी चिंता मत करो।
किंतु आपके पास एक से बढ़कर एक शक्तियां हैं, फिर आप सीधे सीधे उन शक्तियों का प्रयोग करके विशालगढ़ को राजा विक्रम सिंह के हाथों से क्यों नहीं छीन लेते। अगर मैंने ऐसा किया तो एक ऋषि के साप के कारण मेरी एक आंख फूट जाएगी, एक पैर को लकवा मार जाएगा, मेरे ही हाथ मुझे हर वक्त तमाचे मारता रहेगा और मेरे शरीर पर उगे बाल खींच खींच कर तोड़ेगा। इसलिए मुझे राज्य प्राप्त करने के लिए ऐसी योजना बनानी पड़ी। सेनापति हिंग, तुम तो जानते हो कि मेरे राज्य की हालत बड़ी खराब हो चुकी है। अगर विशालगढ़ हमारे हाथ लग गया तो हमारे हाथ बहुत बड़ा खजाना लगेगा, पर सारी योजनाएं असफल होती जा रही है। लेकिन अभी आधा राज्य ही तो हाथ से निकला है, आधा तो बाकी बचा हुआ है। अब आप क्रोध शांत करें और शेष बचे आधे राज्यों को प्राप्त करने का जुगाड़ करें। इधर बाकेलाल को मिला वो दुख भरा समाचार। बाकेलाल, मैं तपोवन से आया हूँ। ऋषि दुखाचार्य का अकस्मात निधन हो गया है। क्या? मृत्यु पूर्व उनकी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार आपके हाथों हो, उनकी कपाल क्रिया भी आपके हाथों हो और उनकी चिता की राख भी आप ही गंगा में प्रभावित करें। अगर आपने इनमें से एक भी कार्य नहीं किया तो प्रेत आत्मा बनकर आपको जीवन भर कष्ट देंगे। फिर तो करना ही पड़ेगा शीघ्र ही। बेचारा दुखाचार्य, तपोवन में इसका स्वागत करने के लिए हमने इसे केला खाने को दिया, किंतु केला मुंह में लेते ही बेचारा स्वर्ग सिधार गया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बाकेलाल, चिता हमने पहले ही तैयार कर दी है, तुम्हें अब केवल अग्नि देनी है। ठीक है, इसके कारण मुझे 1/4 राज्य मिला है, ये तो मेरा फर्ज है, मैं अग्नि देता हूँ। फिर बाकेलाल, ये लो लंबा लठ, तो इससे तुम्हें कपाल क्रिया करनी है, यानी ऋषि दुखाचार्य की खोपड़ी पर इस लंबे लठ का प्रहार करके उसे फोड़ना है, ताकि ऋषि को संसारिक मोह से मुक्ति मिल जाए। बाकेलाल ने लठ से जलते शव की खोपड़ी फोड़कर कपाल क्रिया पूर्ण की। फटाक। लेकिन आज विशालगढ़ में कई चिताएं जलनी थी। नरक लोक से आई हूं मैं, नाम है मेरा चितावर। विशालगढ़ पर एक के बाद एक टूट रही है मुसीबतें। नई मुसीबत का नाम है चितावर। अब यहाँ जलेंगी चिताएं और मैं चिताओं की राख से तिलक लगाकर प्राप्त करूंगी चितावर की लकड़ी, जो मेरी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करेगी। चिताएं बनाने के लिए मुझे लोगों को मरने की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। मेरे आगमन के साथ ही लोग खुद ही खुशी खुशी अपनी चिताएं बनाने में जुट जाते हैं। अरे ओ राम प्रसाद, जरा कुछ लकड़ियां तो लाना, मेरी चिता बनाने के लिए थोड़ी कम पड़ रही है। बच जाएगी तो दे दूंगा, पहले मैं अपनी चिता तो तैयार कर लूं। अगर लकड़ियां कम पड़ गई तो मैं ठीक से जल भी नहीं पाऊंगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में, तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।